हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका पढ़ो सेंटर पर। मैं हूं आपका साथी मनीष कुमार और पिछले वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि अब से आपको करंट अफेयर्स की डेली वीडियो मिला करेगी जो कि समाचार पत्रों पर आधारित है। किसी एक समाचार पत्र से यह नहीं बनाया गया वीडियो है, बल्कि कई समाचार पत्रों में आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से आपकी जानकारी के लिए जो महत्वपूर्ण लगने वाले टॉपिक्स हैं उन्हीं को इस वीडियो में रखा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देख लेते हैं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। तो इसका पहला पॉइंट यही है कि यह पुरस्कार वर्ष 2021 के लिए दिया गया। अगर परीक्षा हाल में आपसे ये प्रश्न आ जाए कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला, तो आप ये मत सोचिएगा कि बहुत पीछे का पूछ लिया, क्योंकि ये स्किप हो जाता है। चाहे आप कोई मैगजीन पढ़ रहे हो या फिर कोई भी आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, आपके दिमाग में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अल्लू अर्जुन ये याद रह जाएगा, लेकिन आप आता हुआ सा प्रश्न ऐसे गलत कर दोगे कि आपको लगेगा अल्लू अर्जुन को तो इस बार मिला है, लेकिन 2021 में किसको मिला था। ये होती है, बड़ी छोटी सी भूल है लेकिन बहुत ज़्यादा आपके लिए घातक हो सकती है। तो याद रखिए कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 को घोषणा की गई है 2023 में। तो जब भी आपसे परीक्षा में पूछेगा तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 के नाम से ही पूछेगा। तो यह पुरस्कार 2021 का दिया गया है। 2021 में इन पुरस्कारों को किसको दिया जाएगा, किसको नहीं दिया जाएगा, ये निर्धारित करने के लिए ज्यूरी बनाई गई थी 11 सदस्यों की। उस ज्यूरी के अध्यक्ष कौन थे? केतन मेहता। केतन मेहता फिल्म प्रोड्यूसर हैं, ये फिल्में बनाते हैं, इनको अध्यक्ष बनाया गया था। तो चलिए अब देख लेते हैं मेन पॉइंट कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको मिला है। तो अल्लू अर्जुन पुष्पा द राइज के लिए, पुष्पा झुकेगा नहीं, बाकी आप ... आप देख सकते हैं। ये काफ़ी चर्चित मूवी रही और एक्टिंग भी बहुत बढ़िया रही। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसको मिला है? तो आलिया भट्ट और कृति सेनन दोनों को साथ में मिला है। आलिया भट्ट को मिला है गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए और कृति सेनन को मिला है मूवी कौन सी फिल्म के लिए? मिमी के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसको मिला है? तो निखिल महाजन को। ये मराठी डायरेक्टर हैं, मराठी फिल्मों के डायरेक्टर हैं, और मराठी फिल्म जिसके डायरेक्शन की वजह से इनको मिला है बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, वो है गोदावरी। यहाँ एक तथ्य और जान लीजिएगा कि ये आलिया भट्ट का पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है। आगे देखते हैं सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता पुरस्कार। सह अभिनेता यानी कि हीरो के अलावा जो और एक्टिंग कर रहा है वो उस पिक्चर में या फिल्म में, तो उसको सह अभिनेता बोला जाता है। तो उसमें पंकज त्रिपाठी बेहतरीन कलाकार हैं, तो मिमी पिक्चर में इनको सह अभिनेता का पुरस्कार मिला है। सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री का पुरस्कार किसको मिला है? पल्लवी जोशी, अपने समय की और आज भी बेहतरीन अदाकारा, और इनको मिला है द कश्मीर फाइल्स के लिए। अब देख लेते हैं, ये होगा व्यक्तिगत। अब आ जाते हैं फिल्मों पे। तो राष्ट्रीय एकता से संबंधित नरगिस दत्त फिल्म पुरस्कार ये किसको मिला है? तो द कश्मीर फाइल को मिला है, द कश्मीर फाइल्स को। इसके निर्देशक कौन है अगर प्रश्न आ जाता है? तो विवेक अग्निहोत्री हैं। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड किसको मिला? तो रॉकेटरी द नंबी नहीं होगा, यहाँ पे नबी इफेक्ट होगा, ये हिंदी की एक फीचर फिल्म है, उसको मिला है। और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म की अगर बात आ जाए तो सरदार उधम सिंह जी पे बायोपिक है ये, तो उसके निर्देशक कौन है? सुजीत सरकार, बेहतरीन डायरेक्टरों में से एक है ये। और सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म कौन सी रही जिसने काफ़ी इंटरटेन किया पब्लिक को? तो RRR। लेकिन इसका ध्यान रखिएगा, तेलुगु संस्करण जो तेलुगु वर्जन था उसी को मिला है। हिंदी वर्जन पे अगर आ जाए तो ये आपका गलत हो जाएगा, तेलुगु वर्जन को मिला है। इसकी कई भाषाओं में ये डब की गई थी पिक्चर, लेकिन इसके सिर्फ तेलुगु वर्जन को मिला है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं अपने अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट हमारा क्या है देख लेते हैं। तो ब्रिक्स संगठन का विस्तार हुआ है। ब्रिक्स में 6 नए सदस्यों को शामिल करने पर मुहर लगाई गई है। तो ये कब हुआ और कैसे हुआ देख लेते हैं। तो 24 अगस्त 2023 को ब्रिक्स में 6 नए सदस्यों को शामिल करने पर अंतिम सहमति बनी। धीरे धीरे ब्रिक्स का कुनबा बढ़ता जा रहा है और लोगों का आकलन भी ये है, जो कूटनीतिज्ञ हैं, जो अर्थशास्त्री हैं, जो विश्लेषक हैं, वो ये मानते हैं कि G7 के बराबर में आकर के भविष्य में खड़ा हो सकता है ये ब्रिक्स संगठन। तो इसके 24 अगस्त 2023 को ब्रिक्स में 6 नए सदस्यों को शामिल करने पर अंतिम सहमति बनी। ये सदस्य हैं कौन कौन से देश? तो वो देख लेते हैं। अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, तो आप लोकेशन के हिसाब से देख लीजिए। अगर आपको एटलस में इनकी लोकेशन याद है, दिमाग में है आपके, तो आपको तुरंत याद हो जाएगा। और अगर नहीं है तो आप एटलस खोलिए, एक बार इनकी लोकेशन देख लेंगे तो आपको ये प्रश्न कभी भी गलत आपको परीक्षा में नहीं होने वाला है।
इन 6 सदस्यों को 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स का हिस्सा माना जाएगा। हो सकता है उस समय नाम भी परिवर्तित किया जाए, क्योंकि ब्रिक्स से ब्रिक्स हुआ था। और पिछले करंट के वीडियो में मैंने इसकी स्थापना कब हुई थी, कैसे हुई थी, ये बताया था, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाकर के देख लेंगे तो आपको ब्रिक्स की स्थापना का वर्ष और कैसे हुआ ये सब पता चल जाएगा। आगे देखते हैं अगला कि भारतीय कुश्ती महासंघ WFI निलंबित। ये कुश्ती महासंघ पर छाया हुआ काले बादल अभी छट नहीं रहे हैं, तो देख लेते हैं ये निलंबित क्यों हुआ। तो विश्व कुश्ती की सर्वोच्च संचालन संस्था कौन सी है, तो यूनाइटेड विश्व कुश्ती UWW ने 23 अगस्त 2023 को भारतीय कुश्ती महासंघ WFI को समय पर कार्यकारिणी का चुनाव न करा पाने के कारण निलंबित कर दिया, क्योंकि इसके अध्यक्ष ने, आपने देखा कि इस्तीफा दे चुके, उसके बाद निर्धारित किया गया, एक समिति बनाई गई तदर्थ समिति, जिसके बारे में भारतीय ओलंपिक संघ ने ये नियुक्त किया कि 45 दिन के अंदर आप इसके कामकाज को देखेंगे इन 45 दिनों में, और इन्हीं 45 दिनों में आप इसका चुनाव भी कराएंगे। और इस तदर्थ समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे भूपेंद्र सिंह बाजवा। तो इन्होंने चुनाव को निश्चित समय पर नहीं संपन्न करा पाए कुछ आंतरिक विवादों के कारण, जिसकी वजह से यूनाइटेड विश्व कुश्ती UWW ने WFI को निलंबित कर दिया। इसका प्रभाव अब क्या पड़ेगा, प्रभाव यह पड़ेगा कि अब भारतीय पहलवान आगामी विश्व चैंपियनशिप पर भारतीय ध्वज तले नहीं खेलेंगे, वो भारतीय झंडे का प्रयोग नहीं करेंगे। और क्या प्रभाव होगा, तो 16 सितंबर 2023 से 24 सितंबर 2023 तक बेलग्रेड सर्बिया में हो रहा है आपका चैंपियनशिप, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप, और भारतीय खिलाड़ी तटस्थ खिलाड़ी के रूप में वहां पे भाग लेंगे। उनको ये कहा जाएगा कि ये तटस्थ खिलाड़ी हैं, ना कि ये कहा जाएगा कि भारतीय पहलवान हैं। और विश्व कुश्ती चैंपियनशिप पेरिस में जो आयोजित होने वाला है अगले वर्ष 2024 में ओलंपिक गेम्स, उसके लिए क्वालिफाइंग टूर्नामेंट भी है। तो उम्मीद करता हूं कि अब निलंबित होने के बाद जल्द से जल्द जो है अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा करके ये चुनाव करा लेंगे, क्योंकि भारतीय खिलाड़ियों का भविष्य टिका हुआ है, ओलंपिक सर पे है। आगे देखते हैं अवध संस्कृति सम्मान UP RO का, चाहे GS का पेपर हो या हिंदी का पेपर हो। पिछला आप हिंदी का पेपर देखेंगे तो कुछ ऐसे राइटरों के नाम और उनकी किताबों के नाम पूछा था, जिसके लिए बच्चे बहुत भ्रमित थे कि ये कहाँ से आ गया। तो ये करंट से संबंधित होने की वजह से ये प्रश्न बने थे, आपका ध्यान नहीं गया तो उसमें आपकी ही गलती है, आयोग की गलती नहीं है। और GS के करंट में आप देखेंगे तो ये अवध संस्कृति सम्मान वहाँ भी महत्वपूर्ण है। और सेकंड पेपर जो हिंदी कंपलसरी का पेपर होता है, 60 क्वेश्चन जिसमें आते हैं, समीक्षा अधिकारी की बात कर रहा हूँ, तो उसमें आप देखेंगे UP के, तो वो सेकंड पेपर में हिंदी में यहाँ से कैसे प्रश्न बन सकता है इस टॉपिक से, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो पहले देख लेते हैं अवध संस्कृति सम्मान 2023। तो ये अवध संस्कृति उत्कर्ष समिति है एक उत्तर प्रदेश में, तो वो गोस्वामी तुलसीदास जी के जन्म दिवस पर यह सम्मान प्रदान करती है। यहाँ तक समझ में आ गया। वर्ष 2023 का अवध संस्कृति सम्मान किसको दिया गया है, तो प्रोफेसर अनिल राय को दिया गया है। ये प्रोफेसर अनिल राय कहाँ पे प्रोफेसर हैं, तो दिल्ली विश्वविद्यालय के साउथ कैंपस के प्रोफेसर हैं। अब इनकी रचनाओं को देख लेते हैं कि इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। मैंने यहाँ पर आपके लिए 4 रचनाओं को रखा है। इन 4 रचनाओं को पूर्ण विराम के बाद आप देखते जाइएगा कि एक अलग अलग है, नंबरिंग नहीं करी है, तो इसलिए 4 रचनाएं हैं। और हो सकता है कि सेकेंड पेपर में इन्हीं की रचनाओं के बारे में पूछ ले कि ये किसकी लिखी हुई रचना है, या इनकी किसी रचना का नाम बताइए। मतलब 4 विकल्पों में से ये प्रोफेसर अनिल राय की कौन सी रचना है, ये प्रश्न आपका बन सकता है। तो वहाँ पर आपको तुक्का खेलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप पढ़ो सेंटर से करंट पढ़ के जा रहे हैं। तो इनकी 4 रचनाओं में निर्गुण काव्य में नारी, दूसरी रचना है आदिकालीन हिंदी साहित्य अध्ययन की दिशाएं, और तीसरी रचना है स्त्री के हक में कबीर, और चौथी रचना है माओ के देश में। माओ के देश यानी कि माओ से तुंग, चाइना की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये 4 रचनाएं हैं, इनका नाम रट मारिए, घोंट के पी जाइए, और मुझे उम्मीद है कि प्रश्न बनेगा ज़रूर। आगे देख लेते हैं रुचिरा कंबोज। रुचिरा कंबोज कौन है, ये अभी कल ही भाषण हुआ संयुक्त राष्ट्र संघ में, तो वहाँ पर इन्होंने अपने भारत के प्रतिनिधित्व किया, और ये संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की स्थायी प्रतिनिधि हैं रुचिरा कंबोज। प्रश्न आ जाए तो आप इसको कर सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की स्थायी प्रतिनिधि निम्न में से कौन है। 4 नाम दे दिया तो उसमें रुचिरा कंबोज आप कर ले जाएंगे। आगे देखते हैं स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023, बहुत ही महत्वपूर्ण
और प्रश्न बनेगा जरूर। एनवायरनमेंट के सेक्शन से भी प्रश्न बन सकता है और नॉर्मल करंट के क्वेश्चंस भी अगर देखा जाए तो उससे भी संबंधित ही है। तो यह सर्वेक्षण कराता कौन है? तो ये केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB द्वारा कराया जाता है और 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों में शीर्ष 3 शहर रहे हैं। कौन कौन से? तो नंबर 1 पे रहा है इंदौर। टोटल मार्क्स दिए जा रहे थे इसमें 200, जिसमें से इंदौर ने गेन किया है 187। उसके बाद आ जाता है आपका आगरा। आगरा दूसरे नंबर पे आया है। तो उत्तर प्रदेश के लिए भी ये महत्वपूर्ण है करंट, बाकी अन्य स्टेट की परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो दूसरे नंबर पे आ गया आगरा। आगरा जो है 200 में से 186 इसने स्कोर किया है। ठाणे 185 टू 200 में से 185 स्कोर किया है। तो इस तरह से 3 शीर्ष शहर कौन कौन से हो गए? इंदौर, आगरा और ठाणे। इंदौर अभी आगे और एक टॉपिक देखेंगे, उसमें भी इंदौर ने बाजी मारी है और काफ़ी प्यारा और खूबसूरत और साफ़ सुथरा शहर है। आगे देखते हैं ब्राइट स्टार युद्ध अभ्यास 2023। पहली बार आप इसका नाम सुन रहे होंगे, क्योंकि हो सकता है कि परीक्षा में इससे प्रश्न बन जाए। जो आप ट्रेडिशनल सुनते चले आ रहे हैं जैसे मालाबार वगैरह, तो उसमें आप अभ्यस्त हो चुके हैं कि किनके बीच होता है। लेकिन ये आप याद करके रखिएगा और 100% मैं कहता हूं कि ये प्रश्न आगामी परीक्षा में बनेगा ही बनेगा। ब्राइट स्टार युद्ध अभ्यास 2023। तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो मिस्र द्वारा आयोजित किया जाने वाला एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है। कई राष्ट्र इसमें विश्व के आते हैं, शामिल होते हैं इस युद्ध अभ्यास में। इसमें नौसेना, वायुसेना और थल सेना तीनों भाग लेते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास है ये। और यह युद्ध अभ्यास होगा कब? तो 31 अगस्त से 15 सितंबर तक होगा आगामी। और इसमें विश्व के 34 देश भाग लेंगे। चर्चा में क्यों रहा है ये? तो चर्चा में इसलिए रहा है कि भारत 2023 में संपन्न होने वाले इस युद्धाभ्यास में भाग लेने वाला है। इसके तीनों सेनाओं के कोर के जवान जाएंगे वहां पर और इस ब्राइट स्टार युद्ध अभ्यास में शामिल होंगे, इसलिए चर्चा में रहा है। तो भारत के लिए पहली बार है। और वैसे भी करंट के भी प्रश्नों में जो भी पहली बार होता है और इकलौता होता है, तो आप उसको ज़्यादा विशेष ध्यान दिया करिए। परीक्षा में वहाँ से प्रश्न बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और भी एक तथ्य है यहाँ पे कि इस युद्धाभ्यास के नियम के तहत, इसमें एक नियम है, इस नियम के तहत जो देश भाग लेते हैं तो उनको किसी एक विषय में, एक टॉपिक पे नोडल देश बनाया जाता है। तो भारत को साइबर युद्ध का नोडल देश बनाया गया है। इससे भारत का ही फायदा है कि आगामी आप उम्मीद कर सकते हैं कि जिस तरीके से AI के आने के बाद से तरक्कियां हो रही हैं, तो हो सकता है कि कभी युद्ध हुआ, युद्ध होना अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन कभी हुआ तो ये रणनीति हमारी काम आएगी। हम यहाँ से भी कुछ सीखेंगे, कुछ अपना सिखाएंगे। तो इन युद्धाभ्यासों का मकसद ही यही होता है। तो इसके तहत हम आगामी भविष्य में खुद को तैयार करने का मान के चल सकते हैं कि एक बढ़िया अवसर है। आगे देखते हैं इंडिया स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2022। यह पुरस्कार 2022 के लिए दिया गया है। जैसे मैंने आपको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के समय बताया कि 21 की बात की गई थी, तो वैसे ही 2023 में भले ही ये पुरस्कार दिए गए हैं, लेकिन हैं किसके लिए? 2022 के लिए हैं। और देता कौन है? तो केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। ये भी आपके लिए तथ्य महत्वपूर्ण है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस बन जाएंगे तो उसमें अगर आ ही जाएगा कि केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है, राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है, संस्कृति मंत्रालय द्वारा दिया जाता है, तो आप याद रखिए कि इसको केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। इन पुरस्कारों की घोषणा तो कर दी गई है, लेकिन इन पुरस्कारों को वितरण यानी बांटा जाएगा कब? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 27 सितंबर 2023 को इंदौर में इसका वितरण किया जाएगा। इसमें कई श्रेणियां थीं, लेकिन जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण लगने वाला श्रेणियां थीं वही मैंने यहाँ पे रखा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में जा करके अगर परीक्षा में वो काम ही ना आए तो उसको पढ़ के भी कोई मतलब नहीं है, समय की बर्बादी है। तो जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है वही मैंने यहाँ पे रखा है। तो एक राज्य श्रेणी का पुरस्कार होता है इसमें। तो राज्य श्रेणी में नंबरिंग की गई, रैंक दी गई। तो सबसे पहला नंबर आता है इंडिया स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2022 के राज्य पुरस्कार श्रेणी में। नंबर 1 पे है मध्य प्रदेश, दूसरे पे है तमिलनाडु और तीसरे पे राजस्थान और उत्तर प्रदेश को साथ में स्थान दिया गया है। तो राज्य श्रेणी पुरस्कार में 4 राज्य हैं, जिसमें नंबर 1 पे है आपका मध्य प्रदेश, दूसरे पे तमिलनाडु और तीसरे पे 2 राज्य हैं, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। और 100 स्मार्ट शहरों में, शहरों की बात हो रही है, अब राज्यों की नहीं बात हो रही है। तो स्मार्ट शहरों की अगर बात की जाए, 100 स्मार्ट शहरों में रैंकिंग की गई तो उसमें टॉप 3 में आते हैं इंदौर,
नंबर 1 पे। अभी आपको मैंने देखा कि पीछे बताया है कि वायु गुणवत्ता के मामले भी नंबर 1 है। स्वच्छता में तो लगातार ही अवार्ड मिल रहे हैं इंदौर को, और इस बार इंडिया स्मार्ट सिटी पुरस्कार के 100 स्मार्ट शहरों में भी नंबर 1 पे इंदौर है, नंबर 2 पे सूरत गुजरात का, और तीसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश का आगरा शहर है। केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में अगर देखा जाए तो प्रथम स्थान चंडीगढ़ का रहा। तो ये आप रैंकिंग याद रखिएगा, रैंकिंग से प्रश्न खूब बनते हैं और कंफ्यूज भी होना पड़ता है। तो वो दूसरे नंबर पे वहाँ पर आपने देखा था वायु गुणवत्ता सूचकांक में पहले नंबर पे इंदौर था, दूसरे पे आगरा और तीसरे पे ठाणे महाराष्ट्र का। और यहाँ जब इंडिया स्मार्ट सिटी पुरस्कार की बात आ जाएगी और 100 स्मार्ट शहरों में रैंकिंग देखी जाएगी तो यहाँ पर नंबर 1 पे इंदौर है, नंबर 2 पे सूरत आ जाता है और नंबर 3 पे आपका आगरा आ जाता है। ठाणे का यहाँ पर टॉप 3 में कोई रैंक नहीं है। आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की 1 दिवसीय ग्रीस यात्रा बहुत ही चर्चा का विषय रही, और क्यों रही इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन यात्रा की तिथि देख लेते हैं, कुछ थोड़ी बहुत डिटेल देख लेते हैं ग्रीस के बारे में। ग्रीस को यूनान भी कहते हैं। तो यात्रा तिथि जो है वो 25 अगस्त 2023 रही। यहाँ मैंने यूनान इसलिए बोले, कुछ न्यूज़पेपर में आपको यूनान लिखा मिल जाएगा, कुछ में ग्रीस मिल जाएगा, और परीक्षक के लिए ग्रीस शब्द रखता है या यूनान रखता है वो परीक्षा हाल में ही पता चलेगा। तो आप दोनों जानते रहिए, अगर नहीं जानते हैं तो यात्रा तिथि कब रही? 25 अगस्त 2023 की। और ग्रीस की राजधानी क्या है? एथेंस है। राष्ट्रपति यहाँ पे महिला है जिनका नाम है कैटरीना एन सकेलारोपोउलू, और प्रधानमंत्री जो है उनका नाम क्या है? मित्सोताकिस। तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का याद रखिएगा, राष्ट्रपति महिला है यहाँ पे। और क्यों जो है चर्चा में रहा, बड़े महत्वपूर्ण क्यों माना गया, इसके बारे में डिटेल में बाद में बात करेंगे। जो आपके काम का फैक्ट है वो जान लीजिए प्रारंभिक परीक्षा के लिए दृष्टिकोण से। हालांकि ये तो पूरी डिटेल आपके अगर स्टेट पीसीएस देते हैं, यूपीएससी देते हैं तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो महत्वपूर्ण होगा ही होगा। तो प्रधानमंत्री मोदी 4 दशक बाद ग्रीस की यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं, और इनसे पहले 4 दशक यानी कि 2023 चल रहा है, तो बात कब की हो रही है? 1983 की। तो 1983 में प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, और उन्होंने ग्रीस का दौरा किया था। प्रधानमंत्री मोदी को ग्रीस की राष्ट्रपति कैटरीना ने सम्मान दिया है। वो सम्मान का नाम क्या है? ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। इसको आप याद रखिएगा, क्योंकि ऐसा मिलता जुलता एक प्रश्न आ भी चुका है पिछले एग्जाम में, जब ओमान ने प्रधानमंत्री मोदी को सम्मान दिया था, अवार्ड दिया था, तो उसके बारे में पूछ लिया था, उसका नाम पूछ लिया था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो इसका भी आप नाम याद रखिएगा कि किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने देश की यात्रा पर ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया? तो ग्रीस ने किया है। और यह सम्मान जो है 1975 में स्थापित किया गया था, और ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्षों तथा प्रतिष्ठित व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने अपनी विशिष्ट स्थिति के कारण ग्रीस का कद बढ़ाने में विश्व स्तर में योगदान दिया हो। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और ये डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस लगातार चलनी चाहिए या नहीं चलनी चाहिए, इसमें भी आपका ओपिनियन बहुत ही मायने रखता है। तो मैं आपका ओपिनियन भी कमेंट बॉक्स में जानना चाहता हूं। तो प्लीज़ आप बताइएगा ज़रूर, क्योंकि आप बताओगे नहीं तो मैं सुधार नहीं करूंगा। तो सुधार के लिए आपका ओपिनियन, आपकी राय जानना मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी है। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और जिन तक ये करंट के वीडियो नहीं पहुँचे उन तक पहुँचाइए। आपका काम है ये शेयर करना, मेरा काम है वीडियो दे देना, क्योंकि अपना ही भला नहीं सबका भला सोच के काम करना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।